ऑफ कर देना, ऑनलाइन रखेंगे फिर। हाँ जी सर, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लीज, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, क्लास को स्टार्ट होने में टाइम लगा। प्लीज आ जाइए सर। देखिए, लास्ट क्लास में हमने जो चीज डिस्कस करी है, इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, हम कॉन्टेंट में डिस्कस कर रहे थे चीज़ों के ऊपर, और मैंने आपको बहुत सारे जहाँ पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट की मैंने बात होती है उसके बारे में मैंने बहुत सारे पॉइंट आपको बताए। मैंने आपको सेक्शन 18 एसआरए बताया, मैंने आपको सेक्शन 26 एसआरए बताया, मैंने आपको सेक्शन 7 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बताया, जो कि एक तरह से अपवाद है। अब इतना बताने देखो, बता तो मैं सकता हूँ आपको, लेकिन आप कितना उसको सजा के रखोगे, और वो सब किसके ऊपर है? आपके ऊपर है सर, ठीक है ना। मेरा काम बताने का है, आपका काम पढ़ने का है। ठीक है, मैं इसके बीच में आई वुड लाइक टू स्टार्ट वॉइड एग्रीमेंट। हम लोग आज वॉइड एग्रीमेंट स्टार्ट करेंगे। मैं बीच में कोई टॉपिक पे कूद के नहीं जाना चाहता। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम करेंगे। मैं आपको 21 पेंडिंग है, ठीक है, 21 भी करेंगे। देखिए, वॉइड एग्रीमेंट वुड टेक 4 to 5 लेक्चर्स। इसके बाद क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट या अर्थ संविदा या क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आप इसको कहते हैं, इसको 2 लेक्चर लगेंगे सर। सेक्शन 39 it would take 2 lectures. Section 56 3 lectures. इसमें भी 3 लेक्चर लगेंगे, और 2 से 3 लेक्चर अलग से छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए लगेंगे। तो रफली अगर आप समझें, 3 3 6 6 5 11, अराउंड 15 से 17 लेक्चर और लगेंगे अभी इसको खत्म करने में। सेक्शन 21 पे हम लोग आते हैं। सेक्शन 21 हमारा सही रह गया है, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। आज मैं ये पढ़ के आया, मेरे को लगा कि मैंने पढ़ा दिया है इसको, वो खत्म हो गया है। आज मैं सुबह सुबह वॉइड एग्रीमेंट पढ़ के आया, मैंने कहा ये पढ़ाना है जाके, लेकिन एक बाय मिस्टेक एक टॉपिक मिस हो गया ना। ठीक है, कल 21 हो गया था ना, उतना ही है जितना आप बताया। हाँ, वो हो गया खत्म। उसमें इलस्ट्रेशन बताया था मैंने आपको, और मैंने आपको कहा था कि इलस्ट्रेशन में लॉ ऑफ लिमिटेशन को कम करने की बात की गई है, लेकिन इसको भी उन्होंने सही माना है, वो नॉट वर्डेबल माना है उन्होंने। बस ठीक इतना ही करना था उसमें, ठीक है। प्लीज वर्ड एग्रीमेंट में आएंगे, इसको बोलेंगे हम शून्य करार। वर्ड एग्रीमेंट स्टार्ट करते हैं, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। वर्ड एग्रीमेंट, शून्य करार। देखिए, इसका प्रभाव क्या होता है पहले ये समझिए। अगर मान लीजिए कोई भी एग्रीमेंट शून्य है, शून्य का मतलब ये है कि जिसको आप विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं कर सकते, मतलब इट कैन नॉट बी इन फोर्स, मतलब वो जिनका आप प्रवर्तन नहीं करा सकते, जिनका आप प्रवर्तन नहीं करवा सकते, जिनको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते,
ये होते हैं वॉइड एग्रीमेंट, शून्य करार। सेक्शन 26 से 30 हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट में 26 से 30 हम इसमें पढ़ेंगे। लेकिन इसकी शुरुआत जो होती है वो होती है सेक्शन 10 से। सेक्शन 10 निकालेंगे और वहां का पैराग्राफ नंबर 2 देखेंगे। सेक्शन 10 निकालेंगे प्लीज। सेक्शन 10 पैराग्राफ 2 में आपको समझ में आया होगा कि मैंने इसको क्यों निकलवाया। यहां लिखा हुआ है, नथिंग हियर इन कंटेंट shall affect any law in force in India and not hereby expressly repealed, by which any contract is required to be made in writing or in the presence of witness, any law relating to the registration of the documents। ऐसा है। 26 से 30 वो होता है जिसको डिक्लेयर किया हुआ है एक्सप्रेसली टू बी वॉइड, जिस भी चीज को शून्य घोषित किया हुआ है। कभी कभी क्या होता है सर, जहां पर जो चीज जिसको जो करार शून्य है, जो करार शून्य है वो शून्य करार इसको भी ओवरलैप करेंगे। मतलब जो चीज वॉइड है, जो चीज वॉइड एग्रीमेंट है, अब यहां पर ये कहना चाह रहा है सर, यहां क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट मेड आर फ्री कंसर्न ऑफ द पार्टी, ठीक है ना, एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, ये होना चाहिए। लेकिन ये कहता है कि अगर कोई लॉ ऐसा है, अगर कोई लॉ ये कहता है तो वहां पर पैराग्राफ नंबर 1 अप्लाई नहीं होगा। जैसे कोई लॉ अगर ये कहता है कि प्रेजेंस होनी चाहिए विटनेस की, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी हम कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। बात समझ में आई? अगर कोई चीज ऐसी है जो कि ऑलरेडी एक वॉइड एग्रीमेंट है, तो वॉइड एग्रीमेंट का ये प्रभाव होगा कि वो इसको भी ओवरलैप कर देगी। मतलब ये समझिए, ऐसा है सर। जनरली बात क्या, सामान्य नियम तो सेक्शन 10 का ये कहता है कि कुछ शर्तें हैं ये होनी चाहिए, तभी क्या बनेगा सर, एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वरना अदरवाइज वो एग्रीमेंट ही रह जाएगा। लेकिन ये कहता है कि कुछ शर्तें कभी कभी क्या होती है भाई, रजिस्टर्ड होना चाहिए, विटनेसेस होने चाहिए, जैसे सेल्स डीड हो गया या फिर आपका लीज डीड हो गया, जहां पर ये बेसिक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है फॉर डूइंग लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये बात मानिए आप कि अगर कोई चीज शून्य है तो उसका प्रभाव ये होगा कि भले ही तुम्हारी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो, भले ही आपकी संविदा रजिस्टर्ड हो, भले ही विटनेसेस क्यों ना हो, लेकिन जो शून्य है वो शून्य है। कहने का मतलब ये है कि अगर वॉइड एग्रीमेंट और इन सब में अगर फर्क पड़ जाए तो वॉइड एग्रीमेंट का हमेशा एक सुपीरियर रेशियो रहेगा, हमेशा वॉइड एग्रीमेंट सुपीरियर रहेंगे। तुम वॉइड एग्रीमेंट क्योंकि वॉइड है ना, जो चीज शून्य है वो शून्य है, तुम उसको रजिस्टर्ड कराओ या कुछ भी करवाओ। बात समझ आ रही है? तुम रजिस्टर्ड कराओ, 2 विटनेसेस बिठाओ, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो डिक्लेयर टू बी क्या है, वापस आते हैं हम लोग अपने 26 पे आ जाएंगे, 26 स्टार्ट करेंगे, हेडिंग डालेंगे 26, सेक्शन 26, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। क्या होता है ये, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। देखिए अब तक हमारे सेक्शन 1 से लेकर 25 तक हो चुके हैं और हम कर रहे हैं आज कौन सा, 26। 26 का जो नाम है वो है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ
मैरिज। इसको हिंदी में बोला गया है अपने विवाह का अवरोधक करार। विवाह का अवरोधक करार। सर दो तरह के एग्रीमेंट होते हैं यहां पर। एग्रीमेंट दो तरह के मिलेंगे, एब्सोल्यूट और पार्शियल, आत्यंतिक और आंशिक। ठीक है सर, आत्यंतिक एब्सोल्यूट, दूसरा है पार्शियल आंशिक। समझने की कोशिश करना। प्रोविजन क्या कहना चाह रहा है? एवरी एग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन ए माइनर इज void एक्सेप्शन मैरिज ऑफ माइनर। हिंदी में अगर मैं इसको पढ़ूं, ऐसा हर करार जो अप्राप्त वय से भिन्न किसी व्यक्ति के विवाह के अवरोधक हो, वो हर करार क्या हो जाएगा सर? शून्य हो जाएगा। मतलब आप शादी करने को लेकर कोई एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है सर। जैसे अभी केसेस बताऊंगा मैं आपको। लोकेश तुम एक बहुत होनहार बच्चे हो भी, ठीक है। यू स्टार्टेड प्रैक्टिस कि ठीक है 3 साल होंगे, पढ़ाई में कर ही रहा हूँ अपने हिसाब से, पढ़ता भी और कोर्ट भी जाना चाहता हूँ, 2 पैसा भी कमाना है। तुम एक लॉ फर्म ज्वाइन करिए। जो लॉ फर्म है तुम्हारे किसी समाज के व्यक्ति की, उसके एक बेटी भी है। उसने तुम्हारे अंदर क्या देख ली है? प्रतिभा। उसने बोला है लोकेश तुम पढ़ाई करो, आई विल गिव मनी, लेकिन तुमको एक काम करना है, तुम मेरे साथ करो एक करार, एक एग्रीमेंट कि कल को जब तुम जज बन गए तो शादी किससे करोगे? मेरी बेटी से करोगे। समझना, और किसी से शादी नहीं करोगे। यू विल ओनली मैरी माई डॉटर एंड नॉट अदर वन। दो तरह की शर्तें होती है। एक है एब्सोल्यूट कि तुम सिर्फ मेरी बेटी से ही शादी करोगे, अदरवाइज जिंदगी भर शादी नहीं करोगे। पार्शियल कि जज बन जाओगे तो करना, अगर तुम वकील बने तो किसी से भी करो, फिर जज नहीं बन पाए तो किसी से भी करो। इसका मतलब है तुम जज बनो या वकील बनो, तुमको शादी किससे करनी है? एब्सोल्यूट। और अगर तुम जज बनोगे तो ही शादी करवाऊंगा बेटी से, वकील बनोगे तो आत्यांतिक मतलब होता है कि 100%। तो कुछ बन मत बन, शादी किससे करेगा? पार्शियल के साथ वो सीन नहीं है। ऐसे केसेस हुए हैं। ब्रेक नोट करने के बाद में डायग्राम को नोट करना और यहां पे एक लाइन लिखिएगा। सेक्शन 26 कवर्स सेक्शन 26 कवर्स धारा 26 के अंतर्गत, धारा 26 के अंतर्गत आत्यांतिक व आंशिक रूप से आत्यांतिक व आंशिक रूप से विवाह के अवरोध में किए गए करार, विवाह के अवरोध में किए गए करार शून्य होंगे। विवाह के अवरोध में किए गए करार शून्य होंगे। करार शून्य होंगे। सेक्शन 26 कवर्स both both absolute both absolute and partial agreement in restraint of marriage, agreement in restraint of marriage। 3 सिचुएशन लिखेंगे अपन अपना। एक स्टार लगा के एक लाइन लिखिएगा, एक लाइन लिखिएगा स्टार लगा के। The parties are free to enter into agreement of marriage. The parties are free to enter into agreement of marriage. The parties are free to enter into agreement of marriage. पक्षकार पक्षकार विवाह के करार हेतु पक्षकार विवाह के करार हेतु करार हेतु
मुक्त होंगे, मुक्त होंगे, करार हेतु मुक्त होंगे। मतलब अगर पार्टी चाहती है तो किया जा सकता है। एक मैं 3 इलस्ट्रेशन आपको देके बताऊंगा इसमें। पहला पॉइंट डालेंगे प्लीज, पहला पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट, द फादर ऑफ द गर्ल, द फादर ऑफ द गर्ल says that she can marry anyone in the world, she can marry anyone in the world, she can marry anyone in the world except for x, except for x, except for x। एक लड़की के पिता उससे कहते हैं कि, एक लड़की के पिता उससे कहते हैं कि वह x के सिवाय किसी से भी, वह x के सिवाय, x को इन्वर्टेड फॉर्म में कर लेना, वह x के सिवाय किसी से भी, किसी से भी इस दुनिया में विवाह कर सकती है, इस दुनिया में विवाह कर सकती है। पैराग्राफ से लिखिएगा, दिस इज वॉइड, दिस इज वॉइड because it is partial restraint, this is void because it is partial restraint, this is void because it is partial restraint। ये शून्य है क्योंकि ये आंशिक रूप से, क्योंकि यह आंशिक रूप से अवरोधक है, क्योंकि यह आंशिक रूप से अवरोधक है, बिकॉज इट इज पार्शियल रिस्ट्रेंट। आगे लिखिएगा, इन इंग्लिश लॉ इट इज वैलिड, इन इंग्लिश लॉ इट इज वैलिड, परंतु अंग्रेजी विधि में, परंतु अंग्रेजी विधि में, परंतु अंग्रेजी विधि में इसे वैध माना गया है, इसे वैध माना गया है। सेकंड पॉइंट डालेंगे प्लीज, द फादर ऑफ द बॉय, the father of the boy and the father of the girl entered into an agreement, the father of the boy and the father of the girl enter into an agreement। लड़की के पिता व लड़के के पिता, लड़की के पिता व लड़के के पिता एक करार करते हैं, एक करार करते हैं, enter into an agreement stating that their respective son and daughter will get married to each other, that their respective son and daughter will get married to each other। करार करते हैं कि उनके पुत्र व पुत्री, उनके पुत्र व पुत्री आपस में विवाह करेंगे, पुत्र व पुत्री आपस में विवाह करेंगे। पैराग्राफ में लिखना, दिस इज वॉइड, दिस इज वॉइड, दिस इज वॉइड। थर्ड पॉइंट लिखेंगे प्लीज, थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप, ठीक है ना। दिस इज वर्ड, ये शून्य है, ये शून्य है। थर्ड एग्जांपल लिखिए, ए बॉय एंड गर्ल मेड ए कॉन्ट्रैक्ट, ए बॉय एंड गर्ल मेड ए कॉन्ट्रैक्ट, मेड ए कॉन्ट्रैक्ट where boy promised that he will only get married to her, that he will only get married to her and no one else, and no one else, and no one else। एक लड़का वो लड़की करार करते हैं कि, एक लड़का वो लड़की करार करते हैं कि जिसमें जिसमें करार करते हैं कि जिसमें लड़के द्वारा ये वचन दिया जाता है, जिसमें लड़के द्वारा ये वचन दिया जाता है कि वह, जिसमें लड़के द्वारा वचन दिया जाता है कि वह केवल उस लड़की से ही विवाह करेगा, कि वह केवल उस लड़की से ही विवाह करेगा, न कि किसी और से, न कि किसी और से, न कि किसी और से। Boy promised that he will only get married to her and no one else, and no one else, न कि किसी और से। बताइए ये शून्य है या वैध है? ये जो लास्ट वाला लिखा हमने, ये वैलिड है या ये वॉइड है?
डेफिनेटली वैलिड है ये, ठीक है ना। ये वैलिड क्यों है? कि पार्टीज फ्री है ना कंसेंट के लिए, दोनों अपना कंसेंट दे रहे हैं। सेक्शन 10 की अगर शर्तें पूरी है तो अपना कंसेंट दे रहे हो। लेकिन अगर इसमें नेगेटिव एलिमेंट होते, किसी और से नहीं करेगा मेरे से ही करेगा, तो ये फिर रिवॉइड हो जाता। तो उनको फिर समझना पड़ेगा, वर्ड्स को समझना पड़ेगा इन चीजों के लिए। याद है एक अपने पढ़ा था नेगेटिव एग्रीमेंट एसआरए के अंदर। पैराग्राफ निकल लीजिए। दिस एग्रीमेंट इज वैलिड, पैराग्राफ निकल लीजिए। दिस एग्रीमेंट इज वैलिड, जहां ये करार, जहां ये करार वैध है, जहां ये करार वैध है, यहाँ ये करार वैध है। This agreement is valid because the essence is to marriage, because the essence is to marriage, because the essence is to marriage, and it's not a restraint, and it's not a restraint, and it's not a restraint। वैध है क्योंकि क्योंकि यहाँ क्योंकि यहाँ विवाह करने का सार है, न कि न कि अवरोध बनने का, न कि अवरोध बनने का, न कि अवरोध बनने का। एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है इस सेक्शन का, उसका नाम है राव रानी गुलाब रानी। It is 1942। मैं क्लास में हूँ, क्लास में हूँ। किसके फैक्ट सुनिएगा? सुनने की कोशिश कीजिएगा, अच्छा केस है। इसमें क्या होता है सर, दो भाई होते हैं, ठीक है ना, इनकी वाइफ होती है, दो भाई है, एक फादर साहब है, उनके दो बेटे हैं, उनकी पत्नी है, दोनों की डेथ हो जाती है और दोनों बन जाती है विडो। इनको क्या बोलेंगे? को विडो। जैसे को वर्कर होता है वैसे क्या हो गई, दोनों को विडो हो गई। अब को विडो का मतलब यहां पर ये दोनों एग्रीमेंट करती हैं। एग्रीमेंट क्या करती हैं कि जिस भी विडो ने दूसरी शादी करी उसको शेयर, जो शेयर है ना, शेयर जो अंश है, संपत्ति का अंश, वो नहीं दिया जाएगा। अब बताइए जो एग्रीमेंट है ये वैलिड है वॉइड है? क्या एग्रीमेंट किया है कि अगर ये विडो कोई दूसरी शादी कर लेती है तो इसको शेयर नहीं मिलेगा, अंश नहीं मिलेगा संपत्ति से। बात समझ में? अब आप बताइए ये वैलिड है या वॉइड है? इंटरेस्टिंग केस है ना, क्यों नहीं हो सकता? एग्रीमेंट है कि कोई भी अगर शादी कर लेगी तो अब बताइए वैलिड है वॉइड है? सिंपल सी बात है, वैलिड या वॉइड क्या है ये? हाँ जी, क्यों होगा वॉइड? लॉ में रीजनिंग ही है जो है, बेल ग्रांट करनी है, क्यों ग्रांट की है, नहीं ग्रांट करनी है, क्यों ग्रांट नहीं की है, रीजनिंग इज। तो रीजनिंग बताओ, अंधेरे में तुक्के नहीं।
शादी करने को रोक रहे हैं इसलिए? शादी करने को कहाँ रोक रहे हैं? तुम शादी करो, प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तुमको शादी करने से रोका है क्या? करो शादी, प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तुमको जो चीज रोक रही है वो है प्रॉपर्टी ना मिलने का लालच। प्रॉपर्टी प्राप्त करने का जो लालच है तुमको वो रोक रहा है। करार तो ये है ना कि कोई भी जो भी शादी करेगा उसको भी संपत्ति का अंश नहीं मिलेगा। तो शादी करने थोड़ी रोक रहे हैं, संपत्ति के अंश को रोका जा रहा है करार द्वारा। शादी को रोका है क्या? किसको बोला कि तूने शादी कर ली तो तेरे को जान से मार देंगे? हाँ, तो कर ले शादी, बस संपत्ति नहीं मिलेगी। एग्रीमेंट में क्या क्या दिक्कत है? शादी करने से रोक रहे हैं क्या भैया इसमें? क्या ये कह रही कि तू बहन तू शादी मत करे, कर ले शादी, संपत्ति नहीं मिलेगी। तेरे को संपत्ति का मोह नहीं तो शादी कर ले। शादी से रोक रहे हैं क्या यार लोकेश? तो फिर ये वॉइड क्यों होगा? लिखिए इसमें, राहुल रानी गुलाब रानी। हाँ, और तुम्हारे ऊपर जो पैसा लगाया था ना ससुर जी ने, उन पे भी उसको उस पे भी आएंगे, ठीक है ना, थोड़ी देर में। ले राहुल रानी गुलाब रानी करते हैं, फिर एक उगाजन और हरिपुरु वाला केस है वो भी करेंगे। लिखिए इसमें राहुल रानी गुलाब रानी में, द को विडोज मेड एन एग्रीमेंट। इस मामले में सविधवा, सह विधवा में बीच में डैश डाल देना, ठीक है ना। सविधवा एक करार करती हैं, एक करार करती हैं। द को विडोज मेड एन एग्रीमेंट that if anyone if anyone if anyone marry again, she will not get share in the husband's property. She will not get share in the husband's property. husband's property इस मामले में शायद ऐसा था, पहले एक आदमी की ज्यादा शादी हो जाती थी ना, एक हस्बैंड की बहुत सारी पत्नियां थी, उस टाइप का सीन है ये, कि जो तू शादी कर लेगी तो तेरे को इसका शेयर नहीं मिलेगा। लेकिन बात तो सही है ना भाई, तू शादी करना चाहती कर ले, शादी से थोड़ी रोक रहे हैं। आपको शादी से रोका जा रहा है क्या? शादी से रोका जा रहा है? करो शादी, हिस्सा मांगने बताना बस, ये मेरा हिस्सा है। अपने ये तो इंडियन लॉ में भी ना, कि अगर वाइफ ने दोबारा शादी कर ली तो फिर मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। वैसे है तो सीन है सर। दैट इफ एनीवन मैरी अगेन शी विल नॉट गेट ए शेयर। करार करती है कि कि यदि उनमें से कोई भी पुनः विवाह करे तो पति की संपत्ति से अंश नहीं दिया जाएगा, तो पति की संपत्ति से अंश नहीं दिया जाएगा। शी विल नॉट गेट शेयर इन द हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। दिस एग्रीमेंट वॉज हेल्ड टू बी वैलिड। दिस एग्रीमेंट वॉज हेल्ड टू बी वैलिड। इस करार को वैध माना गया, इस करार को वैध माना गया। एज देयर वॉज नो रिस्ट्रेंट टू मैरिज, एज देयर वॉज नो रिस्ट्रेंट टू मैरिज, क्योंकि यहां विवाह का अवरोधक करार नहीं किया गया था, क्योंकि यहां विवाह का अवरोधक करार नहीं किया गया था। बहुत ही पुराना जजमेंट है एक 1914 का, मैं जजमेंट दिखाता हूँ मैं वाला।
जो कुछ ज़्यादा ज़्यादा जगह दिया हुआ नहीं है, ये किसी ने पीडीएफ डाल रखा तो उसमें दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे 1914 जजमेंट, पता नहीं कहाँ होगा इसमें, इसी में कहीं पीडीएफ में दिया होगा, आई डोंट नो दिस पीडीएफ में कहाँ दिया हुआ है, लेकिन केस का नाम लिख लीजिए आप, उका जैन वर्सेस हरी प्रू, 1914 1914 का जजमेंट है ये। अब इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसका नाम यही है, हरी प्रू, PRU, हरी प्रू, 1914 का जजमेंट है ये, युगा जैन हरी प्रू। अब तुम ऐसा केस लिखे आओ ना तो एग्जामिनर सोचेगा कि यार ये तो फर्जी बना के लिख दिया इसने। लेकिन इस केस में होता क्या है, इसमें क्या होता है, जो प्लेंटिफ होता है वो अपने सन इन लॉ की एजुकेशन पे खर्च करता है पैसा, ठीक है। और वो पैसा जब लगाता है तो ये मतलब वो ऑलरेडी इसका दामाद होता है, मतलब इसके दामाद पर, दामाद हो चुका है, ठीक है ना, सन इन लॉ हो चुका है, ऐसा नहीं अब बनेगा नहीं बनेगा, वो इसके पीछे पैसा लगाता है ताकि नौकरी लगे। बात समझ में आई? इनके बीच में जो एग्रीमेंट है फादर इन लॉ में, मतलब ससुर जी में, और इनके मध्य जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट ये है कि सेकंड मैरिज नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा भाई, दूसरी शादी तू नहीं करेगा जब तक पहली है। इनके बीच में ये एक एग्रीमेंट है। रिमेंबर 1914 का केस है, कब का केस है, उस टाइम पर सेकंड मैरिज कोई बहुत विशेष बात नहीं, ठीक है। कोर्ट ने इस एग्रीमेंट को क्या माना, तुम से अगर कोई अगर आदमी ये कहे कि मेरी बेटी से शादी करेगा, जज बनेगा तो भी, एडवोकेट बनेगा तो भी, तो कहने का मतलब क्या है, रिस्ट्रेन कर रहा है ना आपको, सिर्फ इसी से करेगा और किसी और से नहीं करेगा। पार्टीज के बीच में होना चाहिए ना, किसके बीच में होना चाहिए, लड़की करे लड़का करे बात ठीक है, लड़की करे और बात ठीक है, लेकिन पिताजी करे और लड़का करे तो बात ठीक, पार्टीज खुद करे तो ठीक है ना। अरे लड़का लड़की एग्रीमेंट करते हैं कि हमें इतने टाइम साथ रहना है, जमेगा तो शादी करेंगे, नहीं जमेगा तो शादी नहीं करेंगे। लिव इन में आजकल आजकल एफिडेविट मांगने लगे हैं, लिव इन रहने के लिए आजकल क्या मांगने लगे हैं, एफिडेविट। राजस्थान में तो नहीं मांग रहे, यूपी में मांग रहे हैं, उत्तराखंड में मांगने लग गए लिव इन का एफिडेविट, कि आप नोटरी करा के लाओ उसको, घर वालों से परमिशन लेके आओ। घर वालों से परमिशन लेगा तो फिर लिव इन में क्यों रहेगा इंसान, शादी नहीं कर लेगा घर वालों से परमिशन लेगा तो। हाँ, लिव इन कंसेप्ट जो है, बहुत से लोग समर्थक है लिव इन कंसेप्ट के, कि लिव इन कंसेप्ट ठीक है, जिंदगी भर रहने से अच्छा है साल भर साथ रह के देख लो। लेकिन इन लिव इन का, अब जो लिव इन है क्या उसको सही मानते हैं, आप नहीं रहते इसलिए, क्यों सही नहीं मानते, क्या क्या गलती है लिव इन रहने में भाई, क्या आर्टिकल 21 नहीं है क्या, राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी है, दोनों दोनों 18 और 21 प्लस हैं, क्या दिक्कत है, दोनों बालिग है, दोनों बालिग है, अपनी मर्जी के मालिक है, क्या दिक्कत है, लिव इन में प्रॉब्लम क्या है। हर सोसाइटी बनना चाह रही है फ्रॉम स्टेटस टू, दिक्कत यहां है। हेनरी मैंने तो पहले भूल गया कि समाज का एक ही, समाज की एक ही मान्यता है कि उसको एक, उसको एक स्टेटस से एक सभ्यता की तरफ जाना है, कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाना है। पर कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाने में दिक्कत क्या है ना, हमारा भारतीय समाज दिक्कत है, ट्रेडिशनल वैल्यूज दिक्कत है। यहाँ पे शादी का मतलब ये नहीं कि एक जन्म की शादी है, यहाँ पे 7 जन्मों की शादी है। हाँ, यहाँ पर
सोसाइटी में प्यूरिटी से प्रभाव पड़ता है लोगों को, पता लग जाएगा लिव इन मेरी की रही है, फिर शादी कौन शादी करेगा उससे? बाकी दोनों को इरादा अगर नहीं किया शादी करने का और शादी करनी है उन्हें, तो फिर लिव इन में रह लो 2-5 महीने और फिर शादी कर लो, और क्या। बाकी यार मैं बहुत पुरजोर समर्थक नहीं हूँ लिव इन का, डिपेंड करता है नीयत कैसी है दोनों पार्टीज की। क्या डिपेंड करता है? नीयत, इंटेंट कैसा है उनका। हाँ, वो जो अभी एक लड़का मरा अभी दिल्ली में, और वो एक लड़की के जिसके 30-32-35 टुकड़े किए थे, वो भी लिव इन में रहती थी। जो लड़का भी मरा 30-32 साल का, सब मीणा ना, रजनीश मीणा ऐसा कुछ नाम था उनका, वो भी लिव इन में रहते थे। तो तुम्हारी इंटेंट क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, लड़का और लड़की की इंटेंट क्या है। अगर इंटेंट प्योर है देन लिव इन खराब नहीं है, लेकिन अगर इंटेंट ठीक नहीं है तो फिर लिव इन ठीक नहीं है। थोड़ा सा लिखेंगे इस केस में, उगाजन लिखिए, इन दिस केस द प्लेंटिव हैड स्पेंट money on the education of his son-in-law. In this case, the plaintiff had spent. In this case, the plaintiff had spent money on education of his son-in-law. इस मामले में वादी द्वारा वादी द्वारा वादी द्वारा अपने दामाद की शिक्षा पे अपने दामाद की शिक्षा पर अपने दामाद की शिक्षा पर पैसा खर्च किया गया। दामाद की शिक्षा पर पैसा खर्च किया गया। And they agreed upon it, that that she will not do that he will not do second marriage, in the lifetime of first wife, तथा उनके मध्य ये करार हुआ कि वह अपनी पत्नी के जीवन काल में दूसरे विवाह नहीं करेगा। वह अपनी पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह नहीं करेगा। वह अपनी पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह नहीं करेगा। पैराग्राफ संख्या लिखिए। The court held that such agreement is to be void. The court held that this agreement is to be void. The court held that this agreement to be void. न्यायालय ने यह अभिनित किया कि न्यायालय ने यह अभिनित किया कि ये करार शून्य है। ये करार शून्य है। ये करार शून्य है। And it is unreasonable. तथा ये अयुक्तियुक्त है। अयुक्तियुक्त है। ठीक है, एक हेडिंग डालेंगे, damages for breach of contract to marry. Damages for breach of contract to marry. Damages for breach of contract विवाह की संविदा के उल्लंघन पर नुकसानी। विवाह की संविदा के उल्लंघन पर नुकसानी।
किसी ने अगर मान लीजिए एक लड़का और एक लड़की है सर, ठीक है ना, इन्होंने एक एग्रीमेंट किया था कि भाई मैं शादी किससे करूंगा, तुझसे, और तू मेरी मैं तेरा, इस टाइप का इनके बीच में एग्रीमेंट था, है ना, तू मेरी और मैं तेरा हूं, ठीक है, और एग्रीमेंट ये लोग कर लेते हैं। कल को मान लीजिए लड़का गया बाहर पढ़ने, कोई दूसरी पसंद आ गई, सब लोग देवदास थोड़ी होते हैं जो विदेश जाके भी सिंगल ही आ जाए, हाँ बताइए मेरे को, सब लोग देवदास है क्या? देवदास से फॉरेन जाके आए, सिंगल ही आया, फिर आखिर में क्या हसन हुआ? तो सर लड़के को कोई दूसरी रकीब कोई जिंदगी में आ गया इनके, रकीब मतलब थर्ड पार्टी, जब रकीब आया तो इनका एग्रीमेंट सस्टेन नहीं कर पाया। तो सवाल यह है, क्या डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हैं इन द केसेस ऑफ वेयर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी? द आंसर इज यस। लिखिए इसमें, किसका नाम लिखेंगे? रोज फर्नांडिस वर्सेस जोसेफ गोंजाल्वेस। एंथनी गोंजाल्वेस का नाम सुना है ना आपने? तो आज उसकी स्पेलिंग भी देख लो। खोली नंबर किस कहाँ रहता है एंथनी गोंजाल्वेस? खोली नंबर किस में रहता है? खोली का क्या नंबर है एंथनी गोंजाल्वेस के? 420। बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है, एंथनी गोंजाल्वेस। ये गोंजाल्वेस होता है, लेकिन जब वो लोग गोंजाल्वेस करते रहते हैं इसको। देयर इज अ सीन इन गोलमाल, जब वो एकता चिट्ठी भेजती है एंथनी गोंजाल्वेस को। तो लिखिए इसमें थोड़ा सा, इट हैज बीन हेल्ड दैट ए सूट फॉर डैमेजेस, ए सूट फॉर डैमेजेस a suit for damages for breach of promise to marry, a suit for damages for breach of promise to marry is maintainable, is maintainable, suit for damages for breach of promise to marry is maintainable। न्यायालय ने अभिनित किया कि न्यायालय ने अभिनित किया कि विवाह करने की सुविधा भंग हो जाने पर, विवाह करने की सुविधा भंग हो जाने पर, न्यायालय ने अभिनित किया कि विवाह करने की सुविधा भंग हो जाने पर नुकसानी के लिए किया गया वाद पोषणीय होगा, नुकसानी के लिए किया गया वाद पोषणीय होगा, नुकसानी के लिए किया गया वाद पोषणीय पोषणीय होगा। एक केस में क्या हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। एक केस में क्या हुआ, एक केस में क्या हुआ, ठीक है, पेरेंट्स को लड़की अच्छी लगी, लड़का पसंद आया, दोनों के बीच में हो गई क्या, एंगेजमेंट, सगाई, और उसके बाद शादी, मतलब बात बिगड़ गई, एंगेजमेंट होने के बाद बात बिगड़ चुकी है, ठीक है। अब यहां पर जो दोनों लोग एग्री हुए, इसके फादर भी और इसके, अभी किसी बात को लेकर इन लड़की के इन घर वालों में बात बिगड़ गई, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है लेकिन एग्री तो हुए ना सर। जैसे शादी टूटी, लड़की वाले ने क्या किया, केस कर दिया अगेंस्ट, मतलब जो ब्राइड थी उसने ग्रूम के अगेंस्ट क्या कर दिया,
4 और ये केस हो सकता है। मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है 2014 का, केस का नाम लिखेंगे। पार्टी केस कर सकती है, ठीक है ना, पार्टी केस कर सकती है। शादी टूट गई, जो हमारा खर्चा वो तो दो, जो ज्वेलरी तुमको दी थी, अंगूठी तुमको पहनाई थी वो तो दो वापस, जो पैसा हमने मेहमानों को खाना खिलाया, तुम्हारे आए थे 150 बाराती 250 लोग साग सगाई में, उनको खाना खिलाया, पैसा दो। किसका नाम है लिखिए, अब तुमको 2-4 काम के कैसे बताता हूँ। एस एस वालर माथी वर्सेस एस एलान गोवन 2014 मद्रास हाईकोर्ट। देखिए इसमें लिखिए, it was held that breach of engagement breach of engagement stand on the equal footing stand on the equal footing stand on the equal footing of the breach of contract of the breach of contract on the breach of contract। लिखिए, सगाई का टूट जाना भी सगाई का टूट जा सगाई का टूट जाना भी सगाई का टूट जाना भी करार के टूट जाने के समान माना गया है। करार के टूट जाने के समान माना गया है। and therefore party is entitled for damages and therefore party entitled for damages। इसलिए पक्षकार पक्षकार नुकसानी के लिए वाद ला सकते हैं। इसलिए पक्षकार नुकसानी के लिए वाद ला सकते हैं। इस सारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं इस चीज को, तुम लोग मुझे जवाब दोगे। मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट है, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट है शादी को लेकर, ठीक है ना, लड़का लड़की के बीच में ना, एक बॉय है और एक, इनके बीच में एक एग्रीमेंट था कि शादी किससे करेंगे, हम दोनों एक दूसरे से ही शादी करेंगे। कोर्ट कहता है कि आप सेक्शन 73 में क्या ले सकते हो, कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हो क्या। हाँ, पढ़ाया है मैंने ये सारे, पुराना सवाल है, 2019 मेंस का सवाल है। सवाल था क्या इंजंक्शन दिया जाएगा क्या, सवाल ये था, क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट हो जाएगा, बताइए मुझे। क्या ये जो संविदा है इसके विनिर्दिष्ट पालन के लिए, विनिर्दिष्ट पालन के लिए, उस संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए क्या वाद लेके आ सकते हो क्या। डैमेजेस तो डेफिनेटली है, तो ये है या नहीं, नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, तो का नहीं, रीजनिंग। ये फालतू बातें मत क्या करो, बाद में तलाक होगा, किसने देखा है बाद में तलाक होगा, क्या पता बाद में सब अच्छा हो जाए। बाद में तलाक होगा, अरे लॉजिकली बात मत क्या करो भाई, लीगली बात क्या करो। सेक्शन 14 ओल्ड एसआरए, वहां पर एक शब्द था वॉल्यूशन ऑफ पार्टीज, इसको बोलते हैं हम लोग पक्षकार की इच्छा, पक्षकार की इच्छा। ऑल दो इन्होंने सेक्शन 14 को बहुत छोटा कर दिया है, 4 पॉइंट में ले दिया है, उस पॉइंट को अब इन्होंने हटा दिया है, लेकिन फिर भी जो चीज किसी पर्सन पे डिपेंड करती है, आप उसको जबरदस्ती नहीं, क्या तुम किसी को प्यार जबरदस्ती से करवा सकते हो क्या, वैसे ये भी नहीं करवा सकते। क्या आप किसी को बोलोगे क्यों
क्या किसी को कंपेल कर सकते हो टू फॉल इन लव विद एनीवन? नहीं कर सकते सर, इट कैन नॉट बी परमिसिबल, होगा भी नहीं। और एक और बात, एक और बात, ये चीज नहीं है। आप आज तो लीगल प्रोविजन में बात नहीं है, लेकिन अभी भी हम उसी को फॉलो करते हैं, क्योंकि अब एसआरए चेंज हुआ 2018 में, 6 साल हो गए, लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला नहीं है। पुराना जो पार्टी था जहाँ पे वॉल्यूशन ऑफ पार्टीज थी, उसको ही हम आज भी कंसिडर करते हैं। और यही बात मैंने आपको एसआरए पढ़ाते वक्त भी लिखवाई है, जहाँ मैंने पुराना एसआरए भी पढ़ाया आपको सेक्शन 14 का, अगर याद तो। उसका डी प्रोविजन है शायद, सेक्शन 14(1)D ऐसा करके उसका प्रोविजन था। तो कहने का मतलब क्या है, जो पक्षकार की इच्छा पर आधारित है उस पर आप उसको कंपेल नहीं कर सकते। ये सवाल आया हुआ है सर 2018 मेंस में, इसलिए मेरे को ये बोलना पड़ रहा है। अगला एक सवाल लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, कैन ए कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी बी स्पेसिफिकली इनफोर्स? कैन ए कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी बी स्पेसिफिकली इनफोर्स? क्या क्या विवाह करने की संविदा को, क्या विवाह करने की संविदा को विनिर्दिष्ट विनिर्दिष्ट पालना करवाई जा सकती है? संविदा को विनिर्दिष्ट पालना करवाई जा सकती है? कुछ इसका आंसर लिखेंगे, पेपर दिखा देता हूँ तुमको भी, एक बार इसका आंसर लिखते रहिए, मैं एक बार दिखाता रहूंगा, टाइम अपना ना जाए। देखिए, अंडर सेक्शन 73, अंडर सेक्शन 73 द पार्टीज में ऑब्टेन फॉर, द पार्टीज में ऑब्टेन फॉर डैमेजेस, पार्टी में ऑब्टेन फॉर डैमेजेस, धारा 73 के अंतर्गत, धारा 73 के अंतर्गत पक्षकार, पक्षकार, धारा 73 के अंतर्गत पक्षकार नुकसानी का वाद ला सकते हैं, नुकसानी का वाद ला सकते हैं। देखिए ये भी अपने पढ़ा है ना, लिख दोगे ना इसको जब आएगा एग्जाम में तो। इसका भी आंसर लिखवाया मैंने आपको उस टाइम पर, कि टेम्परेरी इंजेक्शन मिलेगा ना कि परमानेंट इंजेक्शन। एक और है इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट टू मेरी, दिया हुआ है, सवाल पढ़िए, इसी को मैं लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है ना अभी। However, this contract cannot be specifically enforced. However, this contract cannot be specifically enforced. हालांकि ये संविदा को विनिर्दिष्ट पालित नहीं कराया जा सकता। हालांकि ये संविदा को विनिर्दिष्ट पालित नहीं करवाया जा सकता। हालांकि संविदा को विनिर्दिष्ट पालित नहीं करवाया जा सकता। As it is based on the volition of the parties, as it is based on the volition of the parties, as it is based on the volition of parties, वॉल्यूशन ऑफ द पार्टीज, क्योंकि है, क्योंकि यह पक्षकारों की इच्छा पर आधारित है, पक्षकारों की इच्छा पर आधारित है, पक्षकारों की इच्छा पर आधारित है, एंड सेक्शन एंड repealed section 14 of SRA talks about it, and repealed section 14 SRA has talked about it, जिसके बारे में विकसित किए गए, जिसके बारे में विकसित किए गए धारा 14 SRA में जिक्र किया गया है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। However,
However, due to 2018 amendment in section 14, however, due to 2018 amendment in section 14, this provision now has been repealed. This provision now has been omitted. This provision now has been omitted. लिखिए, हालांकि 2018 संशोधन अधिनियम द्वारा, हालांकि 2018 संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 14 में इस प्रावधान को हटा दिया जा चुका है। फिर भी साम्यता को ध्यान में रखते हुए, विवाह करने की सुविधा विनिर्दिष्ट रूप से परिवर्तनीय नहीं है। विवाह करने की सुविधा विनिर्दिष्ट रूप से परिवर्तनीय नहीं है। But considering the equitable provision, the contract to marry is not specifically enforceable. बात समझ में आ गई सर? साम्यता को किसको ध्यान रखना है? That's all for today. Thank you. आज के लिए इतना ही है।